बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और वफूद ने गैर मुल्की दौरों पर 9 माह में 1 अरब खर्च कर डाले। सुई गैस की कीमतों में 128% इजाफा। 10 अप्रैल एक तारीखी दिन बन गया। उस्मान बुज़दार को कोरोना हो गया। तैयबा गुल ने इमरान खान के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ और उनके वफूद ने अब तक जो गैर मुल्की दौरे किए हैं उन दौरों पर 9 माह के दौरान 1 अरब 3 करोड़ 13 लाख और 91 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। यहाँ मुझे एक पंजाबी की मिसाल याद आ रही है। वो कहते हैं घर नहीं दाने ते अम्मा चली भुनाने। गुजारे ये है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आप उधर से तो कहते हैं महंगाई है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं हैं? भाई पैसे जब नहीं हैं तो आप इतने पैसे क्यों गैर मुल्की दौरों पर खर्च करते हैं? क्या आपके पास अल्लाह का दिया कुछ भी नहीं है? आप अपनी जेब से क्यों नहीं खर्च करते हैं? और फिर आपके साथ जो वफूद जाते हैं मेरे ख्याल में वो सारे साहिब हैसियत होते हैं। तो फिर ये आप लोग आवाम के टैक्सों पे ये पैसे खर्च करते हैं, तो आवाम जब टैक्स आप खर्च करेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि फिर आवाम पर नए टैक्स लगेंगे। तो बेहतर यही नहीं है कि आप अपनी जेब से खर्च करें? और ये दौलत आप कहाँ लेकर जाएंगे? ये कब्र में साथ तो नहीं जाएगी। जब आप आवाम की खिदमत के लिए आए हैं तो फिर आवाम की आप खिदमत करें। मैं तो यही कहूँगा कि गैर मुल्की दौरे जो हैं आप अपनी जेब से खर्च करें, आवाम पर बोझ बिल्कुल न डालें। ये पैसे बचत होंगे तो आवाम पर टैक्स कम लगेंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये जो सुई गैस है ये 128% महंगी कर दी गई है। अब 128% का मतलब क्या है? इसको जट के हिसाब में या सादी ज़बान में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका 500 का बिल है तो उसमें 800 आप जमा कर दें तो ये हो जाता है 1300 रुपया। अगर आपका बिल है 1000 रुपया तो उसमें 1600 जमा कर दें, 8 और 8 1600, तो ये आपका बिल हो गया 2600 रुपया। तो ये आवाम के साथ जुल्म है। गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग जो कि मज़दूर हैं, मज़दूर तबका है, दर्जी है या छोटे मोटे मजदूरी करते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। 128% गैस महंगी करना ये कहाँ की इंसानियत है? ये जो रकम है जो आप आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं ये आप टैक्स न लगाएं। इसका क्या तरीका कार करें कि जितने भी तकरीबन अरकान असम्बली हैं, सेनेट के मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, मेरी यादाश्त के मुताबिक आप कह सकते हैं या मेरे तजर्बे के मुताबिक इनमें 90% लोग जो ऐसे हैं वो साहिब हैसियत हैं। जब वो साहिब हैसियत हैं तो वो अपना प्रोटोकॉल अपनी जेब से खर्च करें। अगर वज़ीर आज़म है, वज़ीर है, तो वो गाड़ी में पेट्रोल अपनी जेब से डलवाए। वो खजाने से क्यों डलवाता है? या उसके बॉडीगार्ड हैं तो उनकी गाड़ियों का या पुलिस की गाड़ियों का वो पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएं। उसमें क्या होगा कि ये पैसे बचत होंगे, और जब ये पैसे बचत होंगे तो आप आवाम को सब्सिडी देंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे और सदर थे मौलाना शाह अहमद नूरानी। तो वो एक दबंग इंसान थे, बहादुर इंसान थे, अल्लाह उनकी आखिरत अच्छी करे। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर दी तो हुकूमत वक्त को गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया कि गुंडे भेजकर उन पर हमला करवा दिया। अब हमला कैसे हुआ कि लाहौर की एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद वज़ीर खान। वो मस्जिद वज़ीर खान के इमाम भी थे, जुम्मा वगैरह भी वो वहाँ पढ़ाते थे। वो जब रक्शे में जा रहे थे, क्योंकि वो गरीब थे, मैंने पहले भी एक बात अर्ज़ की है कि 90% असम्बली में बैठे अरकान जो हैं वो साहिब हैसियत हैं, जबकि 10% जो हैं वो गरीब हैं। जो 10% गरीब हैं आप उनकी बेशक मदद करें, उनको गाड़ी भी दें, उनको पेट्रोल भी डलवा के दे हुकूमत, लेकिन सब जितने भी बाकी साहिब हैसियत हैं 90% तो वो अपनी जेब से खर्च करें। अच्छा, मैं बात कर रहा था मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की। उन पर रक्शे में जा रहे थे तो गुंडों ने हमला कर दिया। 4-5 गुंडे थे, हाकियाँ उनके हाथ में थी। जब उन्होंने मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी पर हमला किया तो उनके हाथ में एक काऊ का डंडा था या छड़ी थी, छड़ी आप कह लें। तो उसने छड़ी से मुकाबला किया और मुकाबले में चूँकि उनका कद भी तकरीबन 6.5 फुट था और फिर जान भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो गुंडे उनके सामने न ठहर सके, गो कि उनको ज़रबें लगी,
आकियों की, क्योंकि वो 5 थे, ये अकेले थे। इन्होंने खूब मुकाबला किया और गुंडे वो भाग गए। फिर बाद में जब जमीयतुल उलमा पाकिस्तान का इजलास शुरू हुआ कुछ दिनों बाद, तो उन्होंने कहा कि आप रक्शे में क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा मैं रक्शे में क्यों न जाऊं, जब आपको मालूम है कि मैं गरीब आदमी हूं, मैं साहिब हैसियत नहीं हूं। तो जमीयतुल उलमा पाकिस्तान की कमेटी जो थी, ये हर पार्टी का अपना अपना फंड होता है, तो उन्होंने पार्टी फंड से उनको एक करोला गाड़ी लेके दी। उस वक्त टोयोटा करोला गाड़ी का बहुत रवाज था, तो उन्होंने उनको टोयोटा करोला गाड़ी लेकर दी। और मौलाना अस्तार नियाज़ी फिर उसके बाद टोयोटा करोला गाड़ी में घूमते थे। बात करने का मकसद ये था कि आप ऐसे अरकान असम्बली जो साहिब हैसियत नहीं है, तो उन अरकान को आप बेशक पेट्रोल भी दें, उनको गाड़ी भी लेकर दें, लेकिन 90% ये पाकिस्तानी अवाम जानते हैं कि 90% लोग जो कि असम्बलियों में बैठे हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली में बैठे हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में बैठे हैं, चाहे वो सेनेट में बैठे हैं, वो साहिब हैसियत हैं। तो ऐसे अफराद के लिए आप मेहरबानी करें, अगर आप चाहते हैं, आप आवाम के हमदर्द हैं और आवाम को आप रिलीफ देना चाहते हैं, और वाकई जैसे एक लोगो बना हुआ है या स्लोगन बना हुआ है कि जी हम खिदमत खाल्क को इबादत समझ कर करते हैं, अगर आप इबादत ही करनी है तो फिर आवाम पर टैक्स क्यों लगाते हैं? 20-20 गाड़ियाँ आपके साथ होती हैं और उन सब का पेट्रोल जो है वो हुकूमती ख़जाने से जाता है, और हुकूमती ख़जाना क्या होता है? वो आवाम के पैसे होते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है जनाब वज़ीर आज़म साहब से कि आप आवाम के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल न करें, और उसके बाद ये है आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। 10 अप्रैल का दिन एक तारीख़ी दिन बन गया। अब वो कैसे तारीख़ी दिन बना है? पहली बात इसमें यह है कि 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका आइन दिया गया, जिसका सेहरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। फिर 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी की ख़त्म करके ज़ियाउल हक़ का दौर था, लाहौर एयरपोर्ट आई, तो उस वक़्त ऐसे पता चल रहा था कि लाहौर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ से अफराद उसके इस्तकबाल के लिए ना आए हों, और इतनी दुनिया थी कि आज तक इससे बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ। ये भी तारीख़ी दिन था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10 अप्रैल को ही, लेकिन 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 अप्रैल 2023 को आसिफ ज़रदारी ने कौमी असम्बली में तकरीर की, और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझसे PTI ने रब्ता किया है और मुझे कहा है कि आप हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात करवा दें, और मैंने उनको कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, आप शहबाज शरीफ का डायरेक्ट फ़ोन करें, आपके पास उनका नंबर है, तो मैं शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो PTI से मुज़ाकरात करें, क्योंकि सियासतदान कभी भी एक दूसरे के लिए मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं करते। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब आप उनसे ज़रूर मुज़ाकरात करें, और कोई मुल्की हालात जो इस वक्त जा रहे हैं उसका कोई हल निकालें कि इलेक्शन की डेट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कोई और डेट, आप कोई और, तो ये बैठ के इसको तय करें। तो आसिफ अली ज़रदारी बहुत ही आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। मैं उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि उनकी बहन फलियाद तालपुर वो हस्पताल में एडमिट थी, रात के 12 बजे का वक्त था, इमरान खान की हुकूमत थी, उनको हस्पताल से रात को 12 बजे बीमारी की हालत में उठा लिया गया, रात को 12 बजे जेल खुलवाई गई और जेल में उसको बंद किया गया। तो बड़े बड़े नरम दिल, बड़े बड़े आला ज़र्फ़ के लोग सुने हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा आला ज़र्फ़ किस्म का इंसान और सबसे ज़्यादा नरम दिल का इंसान आसिफ अली ज़रदारी है, जिसने PTI को, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि उसने माफ़ कर दिया है। PTI ने जब उससे रब्ता किया कि ज़रदारी साहब आप हमारी हुकूमत के साथ मुलाकात करवा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मुलाकात नहीं करवाऊँगा, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि वो आपके साथ मुलाकात करें, आप शहबाज शरीफ साहब से रब्ता करें। तो ये उनकी नरम दिली है, ये उनका आला ज़र्फ़ है कि जिस शख्स की बहन को रात को 12 बजे उठाया जाए अस्पताल से और उसको कैद में डाल दिया जाए और बीमारी की हालत में, और वो माफ़ कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस्मान बुज़दार को कोरोना हो गया। ये ऐसे हुआ है कि उस्मान बुज़दार की
2 دن پہلے عدالت میں پیشی تھی، اور جب جج صاحب کے سامنے ان کے وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ان کو کرونا ہو گیا۔ تو اس پر جج صاحب سیخ پا ہو گئے اور غصے میں آ کر انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں جب پنجاب میں کرونا تھا تو عثمان بزدار کو کرونا نہیں ہوا۔ آج ان کی تاریخ تھی اینٹی کرپشن میں، انہوں نے کرپشن کی ہے، کرپشن کے سلسلے میں ان کی تاریخ تھی، تو آج ان کو کرونا ہو گیا۔ میں آپ کو نئی تاریخ دے رہا ہوں، اور اگلی تاریخ پر اگر عثمان بزدار عدالت میں پیش نہ ہوئے تو پھر میں ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دوں گا۔ طیبہ گل ایک خاتون ہیں اور انہوں نے عمران خان کے خلاف عدالت میں درخواست دے دی ہے، اور عدالت نے آئی جی اسلام آباد یہ اکبر ناصر صاحب ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ آپ 13 اپریل کو عمران خان کو بلائیں اور تفتیش کریں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ طیبہ گل کے خاوند کا ایک نیب میں کیس تھا، اور نیب کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے وہ جسٹس جاوید اقبال تھے، اور جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ ایک ایسی طبیعت کے آدمی تھے، بلکہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو تھی یا ان کی طبیعت جو تھی، ان کی وہ بد اخلاق قسم کے، اور بد اخلاق تو خیر میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ یوں کردار کے بد کردار قسم کے انسان تھے۔ اس کے لیے بہت موضوعی لفظ یہی ہے کہ وہ بد کردار انسان تھے۔ کون؟ جسٹس جاوید اقبال، وہ نیب کے چیئرمین تھے۔ تو طیبہ گل کے خاوند کا کیس تھا، تو وہ تاریخ پہ جب جاتی تھی تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ جو چیئرمین نیب ہے میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو اس نے آڈیو پلس ویڈیو سیکرٹ کیمرے کے ذریعے ان کی بنا لی۔ جب انہوں نے طیبہ گل نے یہ سب کچھ بنا لیا تو پیپل پارٹی کے ایک رہنما ہیں حسن مرتضیٰ، وہ بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں، تو یہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ میرے پاس چیئرمین نیب کے متعلق آڈیو بھی ہیں، ویڈیو بھی ہیں، تو آپ جو ہے ان کو کسی طرح سے ریلیز کروائیں تاکہ چیئرمین نیب انسان بنے۔ انہوں نے کہا بی بی میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، آپ کوئی اور جگہ دیکھیں۔ اسی دوران اس نے عمران خان کا دروازہ کھٹکایا، کسی ذرائع سے عمران خان تک وہ پہنچ گئیں۔ عمران خان نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا۔ جب عمران خان کو پتہ چلا کہ یہ تو نیب کے چیئرمین کی مواد میرے پاس آ گیا ہے، آڈیو آ گئی، ویڈیو آ گئی ہیں، تو وہ پہلے ہی بہت سخت غصے میں تھے اپوزیشن پر، تو وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح اپوزیشن کو رگڑا لگاؤں، لیکن چیئرمین نیب تو کیس دیکھ کر بلاتے ہیں نا اپوزیشن کو۔ اب جب ان کے پاس نیب کے چیئرمین کی ویڈیو آ گئی، آڈیو بھی آ گئی، طیبہ گل بھی پہنچ گئی، پروف ان کے پاس آ گئے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ نیوز ون ایک چینل ہے ٹی وی کا جس کا مالک ہے طاہر خان، اور وہ طاہر خان عمران خان کا دوست ہے، تو عمران خان نے نیوز ون کے ذریعے طاہر خان کے ذریعے سب سے پہلے ایک کلپ چلوایا ٹی وی پہ، اور اس کلپ کا کیا ہوا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ تو میری ویڈیو لیک ہو گئی ہے، وہ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران عمران خان نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس بلا لیا، اور جب وزیر اعظم ہاؤس ان کو بلا لیا تو ان کو بتایا کہ بھئی آپ کے خلاف تو یہ مواد ہے، اب بتائیں آپ کا کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے اب پاؤں تو خیر نہیں پکڑے ہوں گے لیکن منت سماجت کی ہوگی کہ سر پلیز کچھ میرے لیے رعایت کریں، تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے رعایت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو قید کریں، ان پر کیس بنائیں۔ تو پھر جو نیب کا چیئرمین تھا جسٹس جاوید اقبال، اس نے اپوزیشن کے تقریباً کوئی آدمی رہنے نہیں دیا، سب کو جیلوں میں ڈال دیا۔ وہ طیبہ گل اس نے کیا کیا کہ پچھلے دنوں صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد وہ عدالت چلی گئی، اور انہوں نے عدالت جا کر ایک درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں یہ لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے مجھے وزیر اعظم ہاؤس بلایا، اور تقریباً لگ بھگ 1 ماہ مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد مجھے اور میرے خاوند کو رکھنے کے بعد اس نے ہم سے سب آڈیو بھی لے لیں، ویڈیو بھی لے لیں، اور چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال جو کہ ابھی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ چیئرمین نیب آ گئے ہیں،
تو ان کے خلاف انہوں نے کارروائی نہیں کی ہے، جس پر عدالت نے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کو حکم دیا ہے کہ آپ 13 اپریل کو عمران خان کو بلائیں، اس بات کی انویسٹیگیشن کریں کہ انہوں نے جسٹس جاوید اقبال کے خلاف اپنے دور حکومت میں کیوں ایکشن نہیں لیا اور کیوں ان کے خلاف کیس نہیں بنایا، اور یہ رپورٹ آپ مجھے پیش کریں۔ کس کو بولا؟ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر کو، کہ 13 تاریخ کو آپ عمران خان کو بلائیں، انکوائری کریں اور مجھے اس کی رپورٹ پیش کریں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں وہ دور جا کے روئے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔